नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारे इस दफ्तर में आप अहम तरीन शख्सियात को देखा भी है और सुना भी है। इससे पहले के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों से मेरी मुलाकात मैंने जो रूबरू करवाया था वो खालिद उमर से था, जो दिल्ली से यहाँ पर अपने ख़ास मकसद के लिए तशरीफ़ लाए थे। अब इस वक्त जो शख्सियत मेरे सामने है, शायद मैं इनका तारुफ आप लोगों के सामने रखूं, शायद ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत मेज़बान। वामन मेशराम साहब के बारे में तो आप बखूबी जानते ही हैं। मूल निवासी का जो वर्ड इस हिंदुस्तान में लाने में सबसे बड़ा किरदार रहा है वो इन्हीं हजरात का है, और शायद इनके बयानात बहुत भड़केले लोग कहते हैं, जबकि वो हकीकत से आशना बयानात होते हैं। इस वजह से कुछ लोग दूर भी होते हैं, बिलखुसूस वो सियासी पार्टियाँ जो इख्तिदार पर अपनी हुक्मरानी जमाना चाहते हैं, और वैसे भी दुनिया हकीकत को पसंद नहीं करती है। मैं इनके तारुफ में अपना वक्त जो है करने के बजाय हम लोग एक देखते हैं कि हज़रत का जो है बेंगलुरु आमद हुआ है, और एक खुसूसी 2-3 टॉपिक लेकर के हज़रत यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ जनाब वामन मेशराम साहब। सीधी बात में आपकी आमद हमारे लिए बाइस खैर हो। आप 2 चीज़ें हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय, बहुत सारे तंजीम तहरीक जो बिलखुसूस जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लेता है और दिखाता भी नहीं है, कुछ अपने ख़ास असबियत की वजह से मुतहर्रिक रहते हैं, फ़ाल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सीधी बात के जो सरपरस्त हैं मुल्ला सज्जाद नौमानी साहब, उनके बहुत ही ख़ास हैं और हमेशा इजलास में शरीक नज़र आते हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं बग़ैर किसी वक्त की तमहीद के साथ मैं आपसे पहला सवाल यही करूँगा कि EVM के सिलसिले में आप कुछ तहरीक चला रहे हैं और उसी सिलसिले में यहाँ पर आपकी आमद हुई है, क्या मकसद है इसका? सबसे पहले जो EVM का मामला है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने EVM मशीन के विरोध में फैसला दिया। बहुत दुख की बात है कि भारत में जो मीडिया है उस मीडिया ने उस जजमेंट को आज तक भारत की प्रजा के सामने नहीं रखा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अब तक वो खबर, वो जजमेंट की खबर आज तक मीडिया ने भारत की प्रजा के सामने नहीं रखी। वो जजमेंट है, उस जजमेंट में प्यारा नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा केवल EVM मशीन के द्वारा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, और ये जजमेंट देने की वजह से अपने आप ये बात प्रूव हो गई कि EVM मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया गया तो स्वाभाविक है 2014 के लोकसभा के चुनाव में EVM मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जानी चाहिए थी जी, मगर EVM मशीन को 2014 के चुनाव में केवल जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई, पेपर ट्रेल मशीन का नाम मैंने रखा है घोटाला पकड़ने वाली मशीन। मैंने उसको अपने तरफ से नाम दिया है। वो मशीन घोटाला पकड़ती है, मगर इंसान उसको पकड़ने देगा या चुनाव कमीशन उसको पकड़ने देगा तब ही पकड़ती है। वो कैसे, उसको जानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये सारी बातें बताना चाहूंगा। 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने ये मशीन नहीं लगाया। नहीं लगाने की वजह से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो गई। विजय होने के बाद जून महीने में हमने इसके विरोध में अभियान शुरू किया।
जब दादर में मैं गया तो दादर में एक शख्स मुझे, जब मैं भाषण कर रहा था तो वो मुझे मिलने के लिए आया और कहा कि ये इकोनॉमिक टाइम्स का इशू है। तो मैंने कहा इसमें क्या है? बोले ये कार्यक्रम होने के बाद आप पढ़ लेना। तो उसमें लिखा था कि चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को स्क्रैप करने का, जी, यानी भंगार में बेचने का खबर थी। हाँ, तो हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि ये ऐसी खबर आई है, तो क्या ये खबर सही है? तो चुनाव आयोग ने 1 महीने में हमें लिख कर दिया कि हाँ ये खबर सही है। अच्छा, जब ये खबर सही है ऐसा उन्होंने हमें लिख कर दिया तो हमारे सामने कई किस्म के सवाल खड़े हुए। पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ कि जिन मशीन पर 16 तारीख को लोकसभा का रिजल्ट आया, 16 मई को, वो मशीन 1 महीने के अंदर अंदर जून महीने में भंगार कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग उस मशीन के अंदर जो डाटा है, जी, उस डाटा को अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में गया और ये कहा कि इसको इस चुनाव में ये ऐसा ऐसा हुआ है, इन मशीनों को सील किया जाए, तो अगर वो सील हो जाती है और उन मशीनों का डाटा जो है उसके आधार पर कोई चीज प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए, और एविडेंस उस मशीन के अंदर है। इसलिए हमने ये माना कि ये इस वजह से स्क्रैप करने का आदेश दिया गया। अच्छा, अच्छा। फिर हमने एक और सवाल पूछा चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग के जो कमिश्नर है वो सारे के सारे आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, हाँ, या रिटायर्ड होने वाले होते हैं। वो सारे के सारे जो है वो नॉन टेक्निकल होते हैं। अच्छा, टेक्निकल से कोई, टेक्निकल नहीं होते हैं। तो हमने उनको ये कहा कि आप तो नॉन टेक्निकल ऑफिसर है, जी, ये मशीन टेक्निकल है, तो इसको भंगार घोषित करने के पहले क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई? और अगर बनाई तो उसमें कितने लोग थे और उनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर क्या है? उन्होंने हमें इसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई। अगर कमेटी नहीं बनाई गई तो अपने आप प्रूव हो जाता है कि नॉन टेक्निकल लोगों ने मशीनों को भंगार घोषित किया जो उनके अथॉरिटी के बाहर है। फिर ये लड़ाई हम लड़ते रहे और 3 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले थे विधानसभा के। तो मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और पटना हाई कोर्ट में गया। एक साथ 3 हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारे केस पर जजमेंट दिया कि 2019 के पहले जो 18 आएगा, जी, तो ये 18 तक ये मशीनें तैयार होगी, नहीं वाली पेपर ट्रेल मशीनें। अच्छा। 2019 के चुनाव के पहले वो लगेगी, ऐसा जजमेंट हमारे फेवर में दिया। तो हमें लगा कि ये जजमेंट जो है 2014 में जजमेंट दिया और 2018 में मशीन लगेगी 19 के पहले, तो ये थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने के बारे में सोचा। जाने के पहले एक लेटर और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया तो हमने चुनाव आयोग को कहा कि आप इसको क्यों नहीं लगा रहे? तो उन्होंने जवाब दिया और जवाब में लिखा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हमने फिर वो जवाब के बाद में फिर एक लेटर लिखा। उस लेटर में हमने उनको कहा कि प्रधानमंत्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल अथॉरिटी नहीं है,
उनके ऊपर राष्ट्रपति है। तो क्या आपने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बावजूद भी और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम मशीन से ना होने के बावजूद भी पेपर ट्रेल मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए जरूरी है, मगर नरेंद्र मोदी उस मशीन को खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे? क्या ऐसा चिट्ठी आपने लिखा? आपने नहीं लिखा। तो क्या आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो जुडिशरी ने फैसला दिया उनका फैसला अमल में नहीं लाया जा रहा है और सरकार अमल में लाने के लिए पैसा नहीं दे रही है, क्या ये चिट्ठी आपने लिखी? ये भी आपने नहीं लिखी। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया ताकि भारत की प्रजा जो मतदाता है, क्या उनको आपने इसके बारे में सतर्क करने का काम किया कि पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे? क्या आपने ये भारत के प्रजा को बताया? ये भी नहीं किया। क्या आपने ऑल पार्टी मीटिंग, सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई जैसा आप बुलाते रहते? सही। क्या इस मुद्दे पर भी आपने बताया? आपने इस पर भी नहीं बुलाया। ऐसा एक लेटर हमने लिखा और लेटर के जवाब की राह देखते रहे। 1 महीने में जब जवाब नहीं दिया तो उसको आधार बनाकर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने केस दायर किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कि 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया और अभी 2016 चल रहा है। मतलब आपने 14 को नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को भी नहीं लगाया। विधानसभा के कई चुनाव हो चुके हैं। तो ये न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ जो फैसला है उस पर अमल नहीं कर रहा है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सही बात। ये केस लेकर गया। केस लेकर जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने वो डिले करते गए। उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें गड़बड़ी करनी है, तब तक इसका फैसला नहीं आना चाहिए, तो डिले करते रहे। 4 जनवरी 2017 को उनका वकील कोर्ट में है, तब तक डिले करते रहे। जब 4 जनवरी 2017 को हियरिंग हुई तो उनके पास मैंने जो केस दायर किया था उसमें जो सवाल चुनाव आयोग को पूछे थे, एक भी सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर मैंने वो सवाल पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं था चुनाव आयोग के पास। और अखबार वालों को कहते रहते कि हमारी मशीन निर्दोष है, मगर मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग आरोपी है और आरोपी को जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। सही बात। कोई थर्ड पार्टी चाहिए। जी जी। अरे तुम खुद ही आरोपी और तुम खुद ही जज बन गए हो भाई। आरोपी तो जजमेंट नहीं दे सकता या आरोपी जज नहीं बन सकता, कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए। जी। और तुम नॉन टेक्निकल हो, ये मशीन टेक्निकल है, इसके बारे में वो निर्दोष है, सही है, गलत है, तुम इसके बारे में फैसला नहीं दे सकते, तुम्हारे खिलाफ ही आरोप है। तो हमने जब ये कोर्ट में केस लेके गए तो जब उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने कोर्ट के सामने उनका जो सीनियर लॉयर था, 4 वकील खड़े किया था, उन्होंने कहा कि जज साहब, ये अमन मेश्राम जो है ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं, ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं। तो जज ने कहा कि कौन सी चिट्ठी? कि ये चिट्ठी। अच्छा, पढ़ के सुनाओ। तो वो जो 4 सवाल मैंने उठाए थे वो चिट्ठी जो है उन्होंने पढ़ के सुनाई। सुनाने के बाद जज को लगा अरे ये तो हर नागरिक का अधिकार है। ये राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया या नहीं बुलाया, ये तो भारत के हर नागरिक को ऐसा पूछने का अधिकार है और संविधान ने दिया है जी। ये कोई गैर कानूनी सवाल है नहीं। इसलिए जज ने कहा कि वो चिट्ठी साइड में रखो। और साइड में रखने के बाद जज ने पूछा, ये अमन मेश्राम ने ये जो केस कोर्ट में लेकर आए हैं, कोर्ट में केस क्या है? जजमेंट हमने दिया 8 अक्टूबर 2013 को। जब जजमेंट हमने दिया वो जजमेंट आपने लागू नहीं किया। सही है। जजमेंट हमने दिया, आपने लागू नहीं किया। ये केस लेकर ये आए हैं हमारे कोर्ट में। इनका कोई केस नहीं है। केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो जजमेंट आप अमल में नहीं ला रहे, एक केस लेकर आए हैं।
बस। तो आप ये बताइए इसको कब तक लागू करोगे? जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा बगैर किसी कोई आर्गुमेंट उनके पास था नहीं, तो जो सीनियर मोस्ट लॉयर था जी। वो दूसरे जूनियर लॉयर की तरफ देखने लगा, जूनियर लॉयर तीसरे लॉयर की तरफ देखने लगा, तीसरा लॉयर चौथे लॉयर की तरफ देखने लगा, ऊपर से जज जो है वो वकीलों को देखने लगा कि इनके पास तो कोई जवाब है ही नहीं। सही बात नहीं है। तो उन्होंने उनको आवाज चढ़ाकर कहा कि कब तक लागू कर रहे हो? तो वकील को लगा कि जज तो ज्यादा गुस्से में है, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए 2 महीने का समय दिया जाए। अच्छा। तो 4 जनवरी की बात थी, तो 4 मार्च तक का समय दिया गया जी। 4 मार्च को भी उनका वकील नहीं आया। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया। अच्छा। शाम को 4 बजे मायावती टीवी पर आई और उसने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर घोटाला किया और इस वजह से ऐसे रिजल्ट आए। और पुराने हमारे वामसिप के कार्यकर्ता उन्होंने हमें 2 महीने पहले सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेजा था। अच्छा। मैं नहीं भेजा था। जी जी सही। मेरा नाम नहीं लिया कि इन्होंने दिया था और हमने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से वो रिजल्ट जो है उन्होंने उसमें बहुत सारा घोटाला किया। तो घोटाला किया ऐसा मैं कह रहा हूं, उसके बारे में भी 1-2 जानकारी मेरे पास में है। अच्छा। एक हमारा मित्र है, वो विधानसभा का चुनाव वाराणसी में लड़ रहे थे। वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए और जाने के बाद में उन्होंने उसको कहा कि पोल वोट का आंकड़ा हमें चाहिए। अच्छा। ये विधानसभा में पोल वोट का परसेंटेज कितना है? तो उसने कहा नहीं दिया जा सकता। फिर वो जो एमएलए का चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट था, उसने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को टेलीफोन नंबर दे करके उस अधिकारी से बात करवाया। अच्छा। हाँ, ये अधिकारी ने कहा ठीक है, आप अपने कैंडिडेट को भेज दीजिए। हाँ। वो दोबारा गया। दोबारा जाने के बाद उस कैंडिडेट को उसने ये कहा, अधिकारी ने जी। कि मैं अगर अभी आपको पोल वोट का आंकड़ा दूं और काउंटिंग में ज्यादा वोट निकला तो अच्छा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। वो अधिकारी उस कैंडिडेट को ये कह रहा था। तो उसने मुझे टेलीफोन किया कि वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। अच्छा। और एप्लीकेशन दोबारा लेने से इनकार कर रहा है, तो क्या करूं? मैंने कहा उसने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे एक लेटर टाइप करो जी और स्पीड पोस्ट में जाओ और फिर स्पीड पोस्ट में जाकर उसके नाम पर वो जी भेजो। तो उन्होंने कहा अभी इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे एक रिकॉर्ड तैयार होगा सही बात है कि वो आपका एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं, तो आपने पोस्ट ऑफिस से भेजा। जब ऐसा उन्होंने भेजा तो वो डॉक्यूमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि अच्छा देखो ये एप्लीकेशन उनको लिया नहीं, इस वजह से पोस्ट ऑफिस को देना पड़ा। दूसरा, जब उन्होंने ऐसा किया तो पार्टी का जो राष्ट्रीय महासचिव थे वो लखनऊ गए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कोई मुस्लिम समाज का ही आदमी था अच्छा उत्तर प्रदेश में। उनका जो पीए था वो कोई मुखर्जी नाम का ब्राह्मण थे। तो उनको टेलीफोन किया, भाई मुझे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मिलना है। कि नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? ये तो बिजी है। अच्छा चलो ठीक है, बिजी है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम बताइए, क्या काम है? ये कहा कि मेरा काम ये है कि 403 विधानसभा का मुझे पोल वोट का डाटा चाहिए जी और जितना इसका खर्चा पैसा लगता है वो आप दीजिए लिख के, वो पैसा मैं अभी भरता हूँ। मुझे 403 का चाहिए। अच्छा कहा कि ये नहीं मिल सकता। कहा कि क्यों नहीं मिल सकता? तो कहा कि ऊपर का आदेश है। कहा कि ऊपर का आदेश किसका आदेश है? कोई अल्लाह ताला का आदेश है क्या? आप तो जानते ही है हमारे ऊपर कौन है। जी तो उनके कहने का मतलब है था कि चुनाव आयोग जो है वो हमारे ऊपर है और उन्होंने हमें ऐसा देने से मना कर दिया। चुनाव आयोग के पास लोगों को डाटा देने से मना करने का कोई अधिकार नहीं है जी बल्कि इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट है, उनको देना बंधनकारक है। और वैसे भी कैंडिडेट का अधिकार है कि उसको पोल वोट मांगने का अधिकार है, पार्टी जो रजिस्टर्ड है उनको मांगने का अधिकार है। डाटा छुपाने का कोई अधिकार तो है नहीं उनके पास में।
मगर चुनाव आयोग ने ओरल अपने अधिकारियों को आदेश दिए कि किसी को जी डाटा नहीं देने का, क्योंकि डाटा देते ही एविडेंस जो है कोर्ट में जाएगा हमारे खिलाफ में। तो इसका मतलब था कि 2017 के चुनाव में उन्होंने गड़बड़ी की और गड़बड़ी की वजह से 2017 का चुनाव उन्होंने किया, मतलब गड़बड़ी किया, क्योंकि वो ये प्लान बना रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हम हार जाते हैं तो 2019 का चुनाव भी हम हार जाएंगे, ऐसी खबर पहले से लोगों के पास चली जाएगी। मीडिया तो पहले ही बोला। हाँ, तो इसलिए उन्होंने इन केन प्रकार किसी भी स्थिति में हमको चुनाव जीतना है, ये सोचकर उन्होंने ये सारा प्लान बनाया था। बाद में अप्रैल महीना आया। अप्रैल में इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर खबर छपकर आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर जैदी ने प्रधानमंत्री को दायर एक चिट्ठी लिखी। आमतौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी जाती है, होम अफेयर्स को चिट्ठी लिखी जाती है। अच्छा। मगर इन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया हुआ है, अच्छा। न्यायपालिका की अवमानना का, और अगले हियरिंग में यदि पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के संबंध में 3,267 करोड़ रुपया जी जी अगर मंजूर नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेजने की सजा सुना सकता है। जब ये लेटर उन्होंने लिखा तो शाम को 6 बजे के बाद में कैबिनेट की मीटिंग नरेंद्र मोदी ने बुलाई जी, और 3,267 करोड़ रुपया 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए मंजूर हुआ। अच्छा। हमारे केस की वजह से मंजूर होने का लेटर जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा चुनाव आयोग को मिला, उसको उन्होंने एक कवरिंग लेटर दे करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जी, एफिडेविट के साथ जी। और उसके आधार पर 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 100% ईवीएम मशीन पर पेपर ट्रेल मशीन हम लगाएंगे और सितंबर 2018 तक ये मशीनें हमारे पास आएगी और फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक तक सारे देश के कलेक्टरों के पास में ये मशीन पहुंच जाएगी और 2019 का चुनाव 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगा करके किया जाएगा। ये ऑर्डर मेरे केस मैंने जीत लिया, क्योंकि मैंने सबूत ही ऐसे दिए थे कि उसमें दूसरा ऑर्डर होने का कोई कारण नहीं था जी। एक उसमें एक और फंडामेंटल बात ये थी कि हमने केस सुप्रीम कोर्ट के फेवर में लगाया था। ये आपका जजमेंट है जी, हमारा तो है नहीं। आपका जजमेंट चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा है। अभी आपको उम्मीद है आ जाएंगे अभी 2019 तक ये मशीन? अभी एक केस कल गुजरात के हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए आई है। हाँ। उसमें चुनाव आयोग ने उनको लिख कर दिया कि अभी हमारे पास 3 लाख मशीन है जी। अच्छा। हाँ। उन्होंने हमारे केस में लिख कर दिया 10 लाख। हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक, उन्होंने जो लिख कर दिया वो आंकड़ा बता रहा हूं। अच्छा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये सारे देश के चुनाव में 10 लाख मशीनें पहुंचेगी। तो चूंकि अभी फरवरी एंड नहीं हुआ तो इसलिए हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस ऑलरेडी चल रही है जी। और हमें अलग से कोई केस करने की जरूरत नहीं है। केवल जो पुरानी केस है उसमें उन्होंने जो लिख कर दिया है उसमें केवल एप्लीकेशन देने की जरूरत है। अच्छा। हाँ। अलग से केस करने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने ही एफिडेविट दिया हुआ है, हलफनामा दिया है, अगर वो तो कंटेम्प्ट फाइनल हो जाएगा जी। जैसे नागेश्वर राव को एक कोंटे में बिठा करके सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाई आपने देखा होगा, और अब अनिल अंबानी को भी वार्न दिया कि अगर इतना रुपया अगर आप जमा नहीं करते तो आपको भी जेल में जाना पड़ेगा इतने दिन के अंदर अंदर। तो ये एप्लीकेशन हम भी करेंगे। अच्छा। ये चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जेल में भेजो। सही बात। अरे आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है तो कैसे करो। अब ये निर्णय होने के बाद जी आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि पेपर ट्रेल मशीन का फैसला हमारे फेवर में होने के बाद हमने एक और केस दायर की। अच्छा। वो ईवीएम मशीन के बारे में नहीं, पेपर ट्रेल मशीन के बारे में। पेपर ट्रेल मशीन में क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पेपर ट्रेल मशीन इसलिए लाई गई कि ईवीएम में घोटाला होता है।
अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है क्या, प्रूव करो। चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है ये प्रूव नहीं कर पाया। सही बात। उसको अवसर दिया जी। चुनाव आयोग को अवसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, इसे प्रूव करो। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग इसको प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर टेल मशीन लगाया। अच्छा 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 जी। ये पेपर टेल मशीन लगाने के बाद अभी हमारे ऑर्डर में भी आया तो हमने एप्लीकेशन दिया कि पेपर टेल मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए लगाया गया है, मगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव तो तब होगा जब पेपर टेल मशीन से निकलने वाला जो कागज है जी उस कागज की गिनती होगी तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। लॉजिक उनका ऑर्डर है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैन्युअल काउंटिंग होनी चाहिए। जी। तो हमने एप्लीकेशन किया इन फेवर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट आपका जजमेंट है, आपके फेवर में हम ये कागज की गिनती जो पेपर टेल मशीन से निकलने वाला है इसकी गिनती करने का आदेश आप दे दो। हमने 200 जगह एप्लीकेशन किया मगर चुनाव आयोग ने आपके ऑर्डर के अनुसार काम नहीं किया, इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप ऐसा ऑर्डर दो कि आसानी से पेपर टेल मशीन से निकलने वाला जो कागज है उसकी गिनती हो। अगर उसकी गिनती हो गई तो ईवीएम मशीन में जो घोटाला होता है वो घोटाला कागज में पकड़ा जाएगा, और कागज में अगर पकड़ा जाएगा ये अगर चुनाव आयोग को पहले मालूम हो जाए या चोरी करने वालों को मालूम हो जाए या घोटाला करने वालों को मालूम हो जाए कि अब कागज की गिनती होने वाली है, कोई भी आदमी ईवीएम में घोटाला नहीं करेगा। क्योंकि उनको पहले मालूम हो जाएगा कागज की गिनती होते ही घोटाला पकड़ा जाएगा। सही बात है। तो ये अभी मेरी केस है और आप सुनकर और एक हैरान हो जाओ, जब ये केस दायर किया तो 18 जनवरी को मेरी केस की हियरिंग थी, ये 18 जनवरी को जी। चुनाव आयोग के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। अच्छा। तो वकील ने उनको पूछा होगा कि क्या जवाब दे, तो चुनाव आयोग ने वकील को कहा होगा कोई जवाब तो है नहीं हमारे पास में, तो फिर मैं बगैर जवाब कैसे जाऊं। तो उन्होंने वकील को कहा एब्सेंट रहो, वो एब्सेंट हो गया। चीफ जस्टिस को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव आयोग ने वकील क्यों नहीं भेजा इसका जवाब दिया जाए। कोर्ट मेरे केस चीफ जस्टिस के कोर्ट में थी जी। तो दूसरे दिन चुनाव आयोग ने वकील भेजा। वकील ने कोर्ट में कहा कि मेरे परिवार में मौत होने की वजह से मैं नहीं आया। उसने चीफ जस्टिस से कहा कि जूनियर लॉयर को भेज देते, छोटी खबर थी जी, हमको खबर दे देते, क्यों नहीं दिया, चुप हो गया। जवाब नहीं दिया तो चीफ जस्टिस को डाउट हो गया। अच्छा। डाउट हो गया, दोबारा ऑर्डर दिया कि यही बात जो आपके परिवार में मौत हो गई यही बात लिखित हलफनामा देकर कहो। जब लिखित हलफनामा देकर कहो ऐसे कहा तो वहां तो वो झूठ नहीं बोल सकता, ऐसे तो ओरल झूठ बोल दिया। दूसरे दिन उसने अपना हलफनामा लिखित में दाखिल किया और उसमें कहा मरा नहीं, बीमार था। प्रूव हो गया कि चीफ जस्टिस के सामने झूठ बोला। सवाल झूठ क्यों बोला ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, झूठ बोला ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि मैंने जो सवाल उठाए उनका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ा। मैं जो खास बात आपको आपके माध्यम से जो सुनने वाले लोग हैं उनको बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। फिर चुनाव आयोग ने वकील को समझाकर भेजा होगा कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी की डेट मांगो, तो हमारा वकील प्रशांत भूषण था तो काफी गर्मा गर्मी झगड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, कि नहीं इसी महीने के एंड तक, क्योंकि ये तो अभी चुनाव घोषित करने वाले, फिर आचार संहिता घोषित हो जाएगी, फिर बोलेंगे अभी तो हमको चुनाव कंडक्ट करवाना है, अभी हमारे पास कोई समय नहीं है, तो मामला तो हमारा तो केस का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, सही। हमारे वकील ने आर्गुमेंट किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 29 जनवरी को तो राम मंदिर का हियरिंग है, हमारे पास समय नहीं है, तो किसी तरह से 4 फरवरी फिक्स हो गई। अच्छा, 4 फरवरी फिक्स हो गई थी। चुनाव आयोग ने भारत सरकार के नोटिस में लाया होगा कि ये तो ऐसा ऐसा मामला है, अगर ये फैसला हो जाता है तो
आपकी चुनाव जीतने का कोई चांस नहीं है। तो भारत सरकार ने प्लान बनाया, 4 तारीख को कलकत्ता के अंदर सीबीआई का ड्रामा तैयार कर दिया और ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को अरेस्ट करके पुलिस चौकी में बंद कर दिया। आपको देखा होगा। तो भारत सरकार का जो अटॉर्नी जनरल है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब वकील भारत सरकार का, वो इमीडिएट रश किया सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस को कहा कि नहीं, हमारी हियरिंग होनी चाहिए। हियरिंग हमारी थी 4 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हियरिंग साइड कर दिया, उनकी हियरिंग किया। 4 तारीख को हमारी हियरिंग जानबूझकर रोकने के लिए ये ड्रामा खड़ा किया गया। ऐसी मेरी राय बनी 4 तारीख को। अच्छा, मगर मेरी राय फर्म हुई, कंफर्म हुई कि 5 तारीख को प्रशांत भूषण को भारत सरकार ने नोटिस इश्यू कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अरे ये राफेल के मुद्दे पर आपने ये ट्वीट किया, इस वजह से ये कंटेम्प्ट है। प्रशांत भूषण ने हमारे वकील को कहा कि चूंकि अब मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस हुई है, इसलिए मैं आपके केस में आर्गुमेंट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया कि मेरे वकील को इस केस से अलग करने के लिए कलकत्ता का मामला खड़ा किया गया, इसलिए मुझे दूसरा सीनियर लॉयर जी लगाना पड़ा। 16 तारीख को फिर हियरिंग हुई, मगर चुनाव आयोग ने कहा कि मुझे हमें अगली तारीख चाहिए। आज की 22 तारीख है, आज मेरी हियरिंग है कोर्ट में। अच्छा अच्छा, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, या वो शाम को 3:30-4 के बजे आती है, वो क्या होता है पता चलेगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिले किया जाए और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च चुनाव घोषित हो जाएगा। 3 तारीख को पटना में नरेंद्र मोदी की रैली है, तो 3 तारीख तक तो घोषित नहीं होगा, 4 या 5 तारीख को घोषित होगा। तो ये सारा मामला जो है, ये सारा मामला प्लान बनाकर किया गया। मेरा ऐसा मानना है कि पुलवामा का संबंध भी हमारे केस के साथ है। अन्यथा 15 दिन पहले भारत सरकार को मालूम था कि ये गड़बड़ी होने वाली है, ह्यूमन बॉम्ब जो है वो ऐसा करने वाला है, उसमें ये मटेरियल यूज होने वाला है। ये जो अभी हुआ ना, जी जी, वो भी पहले ही खबर थी। और जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उन लोगों ने रिटर्न एप्लीकेशन किया भारत सरकार को, और आज वो एप्लीकेशन स्वीकार किया गया कि एयरलिफ्ट करने की बात आज स्वीकार की। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे पर आरएसएस ने मामला इतना गर्म क्यों किया, और गर्म किया तो विड्रॉ क्यों किया। भारत सरकार ने संभवतः आरएसएस के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर किया होगा कि राम मंदिर से बड़ा मामला हमारे पास आया हुआ है, और ये 40 लोग अगर मर जाते हैं तो पाकिस्तान के विरोध में हंगामा करने का और वार करने का या कुछ करने का मौका मिलेगा, और वार करने के बाद में भारत की जनता इतनी भोली है कि चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। सही बात। वो इंग्लैंड की तरह नहीं है कि वर्ल्ड वार में चर्चिल ने युद्ध जीत कर दिया और चुनाव में इंग्लैंड की प्रजा ने उसको चुनाव हारवा दिया था। तो योजना बनाकर, मेरा ऐसा मानना है, ये सारा किया गया। पाकिस्तान, तुम कहते हो ये हमारे देश का दुश्मन है, चलो ये बात हम मान लेते हैं, दुश्मन है। दुश्मन तो दुश्मनी करेगा जी, दुश्मन दुश्मनी करेगा, लोगों को मारेगा, ठीक है, मगर अपने ही देश के लोगों को तुमने मरने क्यों दिया या मारने क्यों दिया? इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की नहीं है। नहीं, बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तुम्हारे पास 8 दिन 15 दिन पहले इंफॉर्मेशन था, फिर भी तुमने नहीं बताया। इसका मतलब पाकिस्तान ने मारने के बजाय ये तो तुमने खुद ही अपने लोगों को मारा। सही। इसका मतलब तो मैं ये मानता हूं, और इसके लिए वो जिम्मेदार के बजाय तुम जिम्मेदार हो। और तुम्हारे बेशर्मी ये है कि तुम्हारे लोग जो है कि इस पुलवामा की घटना का चुनाव में हमको उपयोग करना चाहिए, ऐसे बयान कर रहे। सही। तो इससे यही पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए सारा का सारा मामला खड़ा किया गया। और ये जो लोग है, ये जो मैं केस जिसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो उनके पास में इसके बारे में कोई जवाब है नहीं। अभी ये जो केस अब मेरा चल रहा है पेपर टेल मशीन का, तो मेरी उम्मीद है कि पेपर टेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है, अगर उसकी गिनती होती है तो मैं आप लोगों को या भारत के लोगों को स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूं कि केंद्र सरकार चुनाव नहीं जीतेगी। अच्छा, अगर वो कागजी मतपत्रों की गिनती होती है तो। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा कार्यक्रम
होने की वजह से मैं ज्यादा देर तक यहाँ जी, जी। रुक नहीं सकता। उधर से लोगों को बार बार मैसेज आ रहा है। ठीक है, ठीक है। नाजरीन, दरअसल एक सवाल मेरा अगला पुलवामा के ही तहत था, उसमें दरमियान में ही हजरत ने वो भी बोल दिया है और वक्त भी हो रहा है हजरत को, और बहुत लंबी बात, जो बात ईवीएम मशीन को लेकर के हम लोगों के सामने रियलिटी आनी चाहिए थी, जो हकीकत सामने आनी चाहिए थी, वो आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि 2019 के इलेक्शन के इंतखाबात से पहले पहले आप इस क्लिप को जरूर दूसरों तक पहुंचाएंगे, ताकि सारे हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि भाई ईवीएम में असल में घोटाला होता है कि नहीं होता है, और किस अंदाज में होता है, किस तरह हो सकता है। उसको लेकर के बहुत सारे लोग तहरीकात भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कानूनी तहरीक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, बल्कि ऑर्डर्स भी आने लगे। ये सब तफसीलात हमको पता नहीं थी, हम लोगों के सामने आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।